अच्छा जी, मगर मजीद टाइम लगा है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, सरफराज अहमद पे। रिकमेंड पहले पढ़ेंगे, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द प्लांट। बी, कैलकुलेट द आईआरआर ऑफ द प्लांट। डायरेक्टर ऑफ सरफराज लिमिटेड। अच्छा, एनपीवी हम आज देख रहे हैं, आईआरआर जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर ऑफ सरफराज अहमद लिमिटेड प्रपोज टू बाय प्लांट। सरफराज अहमद आज बड़ा एक तारीखी दिन है जी, इत्तेफाक से आज हम सवाल कर रहे हैं 18 जून को। 18 जून ही वो दिन है जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है सरफराज अहमद की कप्तानी है पाकिस्तान जीता था 2007 में। तो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर अस। और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, एक और सिग्निफिकेंस भी है इसकी। 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीता था, और इसी दिन 2009 में हमने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल हराया था T20 वर्ल्ड कप का। T20 वर्ल्ड कप जो आप 2009 में जीते थे यूनुस खान की कैप्टनसी में, उसका जो सेमीफाइनल था वो भी पाकिस्तान ने इसी डेट को जीता था साउथ अफ्रीका के। क्रिकेट में मेरी काफ़ी जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है, आपको नजर आ रहा होगा, नाम वगैरह भी क्रिकेटर्स के आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ। को इंसिडेंस है कि सरफराज अहमद ही कप्तान थे, और आज सवाल भी सरफराज अहमद के नाम का ही इत्तेफाक से हम जो है वो कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं सरफराज अहमद, जरा ढूंढ लेते हैं इनकी बात। सरफराज अहमद, बहुत प्यारा सवाल है ये, सीरियसली स्पीकिंग। द डायरेक्टर ऑफ सरफराज अहमद लिमिटेड प्रपोज टू बाय अ प्लांट कॉस्टिंग 900,000। At the end of 5 years, the plant will be sold for 150,000. In each of the 5 years, the plant will increase revenue by 480,000। अच्छा, पहले तो हम ये क्लियर कर ले, 900,000 ईयर 0 पे आउटफ्लो हो जाएगा, और ईयर 5 पे हमारा इनफ्लो हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी, ये हमारी बात हो गई। अच्छा, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 साल की लाइफ है, और ये इंक्रीज रेवेन्यू बाय 480,000। अच्छा देखें, एक बात ध्यान में रखिए कि मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं अभी आपको और ज्यादा क्लियर बात करना चाह रहा हूँ। हम हमेशा ना एडिशनल पे काम करते हैं, इंक्रीमेंटल पे काम करते हैं, इजाफी पे काम करते हैं। अक्सर मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, इवन तो काफी पुरानी एग्जांपल है, मगर कोट की जा सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जानते हैं कि एक ब्रांड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो रहा है, सरफराज है। आप एक जानते हैं, एक ब्रांड है हमारे पास जिसका नाम है, और क्या कहते हैं, एंग्रो। ठीक है, सॉरी, एंग्रो एक कंपनी है, एक ग्रुप है। अब आपको पता है कि एंग्रो के एक प्रोडक्ट था ऑलपर्स। तो अगर मैं बात करूं ऐसा ही, मतलब मैं एक्यूरेट फिगर पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेट से रेवेन्यू था एंग्रो का विदाउट ऑलपर, जो ऑलपर मिल्क लॉन्च हुआ था, लेट से उससे पहले इनका रेवेन्यू था लेट से 2,000 मिलियन, एक मिसाल दे देता। और आफ्टर ऑलपर मिसाल के तौर पे इनका रेवेन्यू हो गया, जब इन्होंने ऑलपर लॉन्च कर लिया तो ये हो गया लेट से 2500 मिलियन। तो मुझे बताएं, जब ये ऑलपर को इवेल्युएट करे होंगे तो कितने में काम करेंगे, 2,000 पे काम करेंगे या 2500 पे काम करेंगे? जवाब दें। क्या लगता है आपको? हम्म जवाब दें, क्या लगता है आपको? जब 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 वो किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया जाएगा, जब चेक किया जाएगा। हम्म बाकी लोग पार्टिसिपेट करें ना, देखें 2-4 लोग ही जवाब दे रहे हैं, हालांकि माशाल्लाह लोग तो हैं अभी। ऑब्वियसली, वेरी गुड। सही कह रहे हैं तासीर, सही कह रहे हैं अक्सा, मानूर, खालिद, रोहन, एच कासमानी। क्वेश्चन ये था आशीष कि हम किस पे काम करें, अगर हम ऑलपर को इवेलुएट करना चाह रहे हैं कि ऑलपर की इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, तो एंग्रो के लिए ये 2,000 मिलियन पे काम करें या 2500 पे काम करें, ये सवाल किया था मैंने। तो बिल्कुल सही जवाब दिया मेजोरिटी ने, सबने माशाल्लाह, जितने लोगों ने जवाब दिया ऑब्वियसली सही। आपने नहीं आशीष, हमें सिर्फ ऑलपर को इवेलुएट करना है ना, तो ऑलपर के बगैर भी तो 2,000 मिल रहे थे ना। तो जब ऑलपर को इवेलुएट करना है तो फिर हम डिफरेंशियल पे काम करेंगे, रेलिवेंट पे काम करेंगे, इजाफी पे काम करेंगे, एक्स्ट्रा पे काम करेंगे। याद आ रही है बात? कॉस्टिंग में भी ये बात पढ़ते थे हम, रेलिवेंट, एडिशनल, इजाफी, इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा, मार्जिनल। तो इसीलिए हमेशा हम एडिशनल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिक उसकी ये है कि पहले से 2,000 तो मिल ही रहा था। अगर ऑल पर नहीं भी होता तो हमारे पास पहले से 2,000 तो मिलना ही मिलना था। ये तो ऑल पर की मेहरबानी से सिर्फ 500 आया। ऑल पर को क्रेडिट सिर्फ 500 का जाता है। ऑलपर के बगैर भी हम जिंदा रहेंगे, ऑलपर के बगैर भी हमें रेवेन्यू मिलता रहेगा, ऑलपर के बगैर भी हम 2,000 कमाते रहेंगे, का ख्याल है? ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि ये लिखा है सर 480, क्या ये रेलिवेंट है? यस, इंक्रीमेंटल है, इजाफी है, रेलिवेंट है। इसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, बता दूंगा बाद में क्या। इंक्रीज एनुअल एक्सपेंडिचर 2,40,000 विल बी इनकर्ड, प्लान डेप्रिसिएट ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन कैश है या नॉन कैश है? जवाब दीजिए। क्या डेप्रिसिएशन कैश है या नॉन कैश है, क्या लगता है आपको? डेप्रिसिएशन जो है हमारा नॉन कैश है, नोशनल है, मगर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? यस।
क्या डेप्रिसिएशन टैक्स वाले मानते हैं? यस, मगर सिर्फ अपनी, हमारी नहीं, अपनी मानते हैं, अपनी चलाते हैं, वो हमारी नहीं चलने देते, हमारी तो वापस कर देते हैं, एडबैक कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसा ही है भाई, अपनी डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, यही होता है भाई, यही होता है दुनिया में। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन अभी कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, एडिशनल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर विल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द। हमारी नॉर्मल असम्पशन क्या होती है, क्या कैश फ्लो इनकर होगा साल के आखिर में। ये हमारी नॉर्मल असम्पशन है कि कैश फ्लो इनकर होगा साल के आखिर में, दरमियान में नहीं, दरमियान में नहीं, आखिर में। वन मीन्स एंड ऑफ ईयर वन, टू मीन्स एंड ऑफ ईयर टू, थ्री मीन्स एंड ऑफ ईयर थ्री, फोर मीन्स एंड ऑफ ईयर फोर। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर टू। यहाँ क्या कह रहे हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर टू। अगर ये स्टार्ट ऑफ ईयर टू कह रहा है तो क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है? स्टार्ट ऑफ ईयर टू का मतलब है कि स्टार्ट ईयर टू के शुरू में तो ईयर वन के आखिर में। सही कहा रोहन आपने, वेरी गुड, सही कह रहे हैं इसका आसमानी के स्टार्ट ऑफ ईयर टू मीन्स ईयर वन के आखिर में, स्टार्ट ऑफ ईयर फोर मीन्स ईयर थ्री के आखिर में। जो ईयर फोर का ओपनिंग होगा वो ईयर थ्री का क्लोजिंग होगा। पढ़ा है ना ये बात? जफर सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये बात याद आ रही है? जो ईयर वन का क्लोजिंग होगा वही तो ईयर टू का ओपनिंग होगा, जो ईयर थ्री का क्लोजिंग होगा वही तो ईयर फोर का ओपनिंग होगा। क्या ये बात समझ आती है हमरे को? जी सर, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरफराज अहमद विल रिक्वायर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल ऑफ 40,000 पे बात करेंगे। टैक्स रेट 30% टैक्सेशन का रेट आ गया, 30% विल बी पेड एट द सेम ईयर। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सरफराज अहमद 7%। दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर। इसमें पूरा एक टॉपिक आ रहा है, इसमें पूरा एक टॉपिक आ रहा है आगे जाके, वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैक के नाम से उसको मुखातिब किया जाता है, मगर वो बाद में देखा जाएगा। अभी हम इसको फाइनली कर लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट, इस पर डिस्काउंटिंग होगी वो हमारा कितना है, वो 7%। अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से यार, प्लीज कुछ आसान बातें पहले कर लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर फाइनल करेंगे। हमारे पास एयर्स आ जाएंगे, कितने साल है, 5। अच्छा एक सवाल है, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे जो अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन आर सेम। इसकी समरी भी आगे जाके मिल जाएगी। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अभी करते हैं रोहन बात। अच्छा देखना जरा प्लीज, क्या डेप्रिसिएशन आएगी? बिल्कुल आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी, बिल्कुल आएगी, टैक्सेशन पर्पज के लिए आएगी, टैक्स पर्पज के लिए आएगी, बिल्कुल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ईयर जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 5। ठीक है। अच्छा स्टार्ट कहाँ से करते हैं यार? इन्वेस्ट स्टार्ट हम करते हैं जब भी, वैसे तो उसूल ये कहता है कि हमें 9 लाख से स्टार्ट करना चाहिए। जितने का पहला खर्चा हुआ है, जहां से एसेट आया है वहां से स्टार्ट करना चाहिए, मगर हम ऐसा नहीं करते। चूंकि सवाल में टैक्स है तो बेहतर ये है कि टैक्स की अलग वर्किंग बनाने से बेहतर हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, वो अलग बात है। इसके बावजूद भी कभी हमें अलग से वर्किंग बनानी पड़ जाती है, पड़ जाती है। ठीक है, नहीं मगर बात यह है कि चूंकि हमें टैक्स की जो है वो बातें भी बताई हुई हैं, तो इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल, इट्स रिकमेंडेड टू स्टार्ट विद द टैक्सेबल फिगर। व्हाट इज द टैक्सेबल फिगर? टैक्सेबल फिगर जो है वो कितना है? टैक्सेबल फिगर रेवेन्यू है। रेवेन्यू कितना है? 4,80,000 पहले, पहले साल का, सॉरी, 4,80,000 है पहले साल का रेवेन्यू। पहले साल का रेवेन्यू लिख दिया 4,80,000, 1000 कॉमन लेके बात कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं, आप भी पेपर में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अगले साल का रेवेन्यू 480 है या 960 है? कहाँ लिखेंगे जल्दी बताएं, इस पे स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम रहता है। क्या लगता है ये सेशन, इंटरेक्टिव सेशन इज, यही हमारे सेशन की जान है यार। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना रिकॉर्डेड वालों को भी मजा आएगा, सीरियसली। हाँ क्यों रिकॉर्डेड वालों, नहीं मजा आता क्या जो बच्चे सवाल का जवाब देते हैं? रोहन ने सही कहा, मानूर ने सही कहा, अक्सा ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। फखर अब्बास के अगले साल भी 480 आने का है भाई।
ठीक है, नहीं सर 960 हो गया ना, 480 480। भैया हमें ना एडिशनल पे काम करना है, इजाफी पे काम करना है, एक्स्ट्रा पे काम करना है, इंक्रीमेंटल पे काम करना है, फॉर द ईयर पे काम करना है। 480 हर साल बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ। विल इंक्रीज 480, ठीक है, विल इंक्रीज रेवेन्यू बाय 480 इन ईच ऑफ द 5 ईयर, ईच का मतलब हर साल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ 480 960 हो जाएगा, मगर भाई मसला ये है कि हमें ईयर 1 का अपना काम करना है, ईयर 2 का अपना काम करना है, ईयर 3 का अपना काम करना है। जो 960 होगा 480 और 480 मिला के, वो दोनों सालों का मिला के होगा, वो दोनों सालों का ऐड करके होगा, वो दोनों सालों का मर्ज करके होगा। हमें दोनों सालों को नहीं रिकॉर्ड करना है, हमें दूसरे साल को रिकॉर्ड करना है, हमें सेकेंड ईयर को रिकॉर्ड करना है। हमने खाली दूसरे साल की बात करनी है। ये दूसरे साल का कॉलम है, इसमें सिर्फ सेकेंड ईयर की चीजें आएंगी, 2 सालों की चीजें नहीं आएंगी, सेकेंड ईयर की चीजें आएंगी। ये पीएनएल वाला फॉर्मेट है, ये फॉर द ईयर, जैसे पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, बैलेंस शीट एज एड बनती है, ये पीएनएल वाला सीन है, ये बैलेंस शीट वाला सीन नहीं है। और अगर आप 960 करोगे, 480 में 480 ऐड करोगे, तो ये बैलेंस शीट अप्रोच हो जाएगी। ये 960 हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हमने एज एड पोजीशन में काम कर लिया, जो कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं करना। सही है। एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर 240,000। ठीक है जी, और बताएं। बस प्रॉफिट निकाल लें अक्सर, दैट्स गुड। आप आगे बढ़ जाओ, बढ़ना चाहता हूँ। क्या प्रॉफिट निकाल दें हम? क्या हमारा काम पूरा हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, मगर टैक्सेशन वाले मानते हैं ना एक्सपेंस, तो माइनस करना चाहिए। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन को सेम एज्यूम करना पड़ेगा। ये लिखा अभी ना, नोट बनाया मैंने। ये जनरल अजम्पशन है, ये नहीं कि मैं स्पेसिफिक सवाल के लिए कर रहा हूँ। पेपर में भी आपने ये बातें ध्यान में रखी। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। 900 माइनस 150 ब्रैकेट में ही है, 750 आ जाएगा। 900 माइनस 150 750 आ जाएगा, ब्रैकेट में डिवाइड बाई 5, 150। ठीक है, हाँ बिल्कुल अक्सर। तो अब देखें प्रॉफिट क्या बना। अच्छा एक मिनट, एक चीज और है भाई इसमें, एक और एक्सपेंस भी तो है, मेंटेनेंस भी तो की है सरफराज साहब ने, मेंटेनेंस की है ईयर 2 और ईयर 4 में 25-25 हजार, मगर स्टार्ट में लिखा हुआ है, कहाँ लिखेंगे भाई? इस 1 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 1, इस 2 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 2, इस 3 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 3, इस 4 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 4, इस 5 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 5। अब वो स्टार्ट ऑफ ईयर 2 नहीं कह रहा है, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 कह रहा है, तो हमने पता था, बात कर ली। इस पे कहाँ लिखेंगे? एक 1 में लिखेंगे और एक 3 में लिखेंगे। कहानी में ट्विस्ट आएगा। सवाल स्पाइसी होने वाला है थोड़ा सा, सवाल स्पाइसी होने वाला है, मेंटेनेंस की वजह से सवाल स्पाइसी होने वाला है। 25-25 हजार की मेंटेनेंस आ जाएगी इधर। ठीक है जी, बात समझ आई। और अच्छा नहीं, ओ माय गॉड, क्या हो गया ये? हर साल थोड़ी है यार। अब आप प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर टैक्स लगा देंगे। कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी, सबर करें, अभी देखते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं इस पे। ईयर 1 में कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 6590, ऐसा ही है।
हाँ जी ऐसा ही है, कंफर्म करें, टैक्सेशन लगा दें। 30% कितना बनता है? 19.5। हाँ, अब समझ लें ये गड़बड़ है। इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। गलत है भाई, गलत। वर्किंग करनी पड़ेगी। सही है, टैक्सेशन के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों क्यों क्यों, वाई? अच्छा, आप मेरी कुछ बातें समझ लें प्लीज यार, ये मैं आपको कुछ दलाइल दूंगा, कुछ जस्टिफिकेशन दूंगा, वो जस्टिफिकेशन आपने सुन। जो लोग टैक्स पढ़ते हैं ना, टैक्स में, मैं टैक्स में जा रहा हूँ, टैक्स में दो बेसिस होते हैं। प्लीज सुनिएगा। नहीं 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 नहीं, एडिशनल की बात नहीं हो रही। टैक्स में दो बेसिस होते हैं। एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग, और एक होता है एग्रुअल बेस अकाउंटिंग। सुना है आपने ये? सुना है आपने? ज्यादा कॉर्पोरेट किसको फॉलो करती है? कैश बेस अकाउंटिंग, यानी कि कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की बेस पे आप टैक्स का सिस्टम बनाए। और दूसरा एक्रूवल बेस होती है। ये टैक्स की पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो मुझे बताएं, टैक्स वाले एक्रूवल बेस पे काम करते हैं या मैं स्ट्रक्चर की बात करूं? दोनों स्ट्रक्चर दुनिया में चलते हैं, मैंने इसीलिए दोनों लिख दिए हैं, मगर आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सा चलता है? हम्म, क्या लगता है भाई? हाँ, एक्रूवल बेस नहीं, कैश बेस नहीं चलता चंदा, एक्रूवल बेस। सही कह रहे हो रोहन। पहले कैश बेस को नहीं फॉलो करते ज्यादातर, एक्रूवल। देखिए कैश बेस में मसला है ना, तो कैश बेस अगर फॉलो करेंगे तो पूरा कैश बेस बनाना पड़ेगा। यही मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, कुछ जगहों में टैक्स वाला कहता है कि जब तक कैश नहीं होगा मैं मानूंगा नहीं, मगर प्रिंसिपली वो आपको अलाउ कर देता है। अब आप आसान करें ना, वो क्या नेट कैश फ्लो पे टैक्स लगाता है या प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है? आसान कर लें, टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है ना, टैक्सेबल प्रॉफिट। वो ठीक है, टैक्सेबल निकालते हैं, मगर वर्ड क्या यूज करता है? अगर कैश बेस करता तो फिर प्रॉफिट का वर्ड थोड़ी आता। अगर कैश बेस करता तो प्रॉफिट का वर्ड थोड़ी आता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑप्शन देता है, बिल्कुल देता है, मगर ज्यादातर लोग जो है, चूंकि आपके फाइनेंशियल जो है एग्रुअल बेस पे बनते हैं, तो आप वही फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी एक और बात सुन लें। दूसरी एक और बात सुन लें। ये रूल आपको पता है कि ये रूल आपको पता है कि अगर 3 साल तक लाइबिलिटी पे नहीं होती तो एड बैक हो जाती है। हाँ, तो ज्यादातर ये कॉमन, मोस्ट कॉमन ये है। एक रूल आपने सुना है कि इफ टैक्सेबल लाइबिलिटी इज अनपेड फॉर 3 years, इट विल बिकम टैक्सेबल इनकम। हाँ भाई, किस किसने सुना है ये रूल? प्लीज मुझे यस में कंफर्म करें यार, बाकी लोग भी कंफर्म करें, कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, मैं सुनना चाह रहा हूँ। एज कासवानी ने सुना है, इकरा जमाल ने सुना है, और रोहन ने सुना है, जफर हुसैन ने सुना है, अकरा अक्सर ने सुना है, फखर ने सुना है कि अगर 3 साल तक आप पे ना करें। अब्दुल्ला ने भी सुना है, दैट्स गुड। मानूर खालिद ने भी सुना है। डेफर्ड टैक्स अलग चीज है जी। क्या मैं कह देता हूँ कि 3 साल तक अगर आप पे नहीं करते तो आपको टैक्स वाले अलाउ कर, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स वालों ने पेमेंट पे अलाउ किया एक्सपेंस, या एक्रूवल पे अलाउ किया। अगर टैक्स वाले कह रहे हैं 3 साल तक पे कर दो, 3 साल तक का अरसा है, आपको मसला नहीं है, आज नहीं पे किया कल कर दो, कल नहीं पे किया तीसरे साल पे कर दो। इसका मतलब उसने जब अलाउ किया होगा, एक्सपेंस अलाउ किया होगा, तो वो कब किया होगा? वो कैश बेसिस पे किया होगा या वो एक्रूवल बेसिस पे किया होगा? जवाब दें। आशीष क्या कहते हो? हाँ, क्या कहते हो आशीष? इसका मतलब उसने आपको एक्रूवल बेस पे अलाउ किया, मगर आपको मौका दे दिया कि ऐसा तो ना कि फ्रॉड कर लें आप। ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड कर लें आप, फ्रॉड तो नहीं कर रहे आप। उसने आपको 3 साल का मौका दिया कि चलो अभी नहीं तो अगले साल पे कर देना, उसके अगले साल पे कर देना, यानी कि मगर अगर आपने 3 साल तक पे नहीं किया तो ऐसा लगेगा टैक्स वाले को आपने इसका फ्रॉड कर लिया। वो बोलेगा इसका मतलब ये एक्सपेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसका मतलब है, इसका मतलब है आपके देने की नीयत ही नहीं थी, इसका मतलब ये आपका कभी एक्सपेंस था ही नहीं। तो हमने तो चालाकी कर ली, हमने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, हमने तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम करा दिया, हमने तो टैक्स कम दे दिया।
टैक्स वाला बोलेगा भाव वापस, 3 साल बाद बोलेगा इसको ऐड बैक कर दो। हमने कहा ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमने कमाया थोड़ी, हमारी इनकम तो इनकम है, वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली। ये अब क्या कर रहे हैं, टैक्स वालों को हम बोल रहे हैं, टैक्स वाले ने बोला बेटा आपने 3 साल पहले जो है ना हमसे बेनिफिट लिया था, 3 साल पहले आपने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया था, 3 साल पहले आपका टैक्सेबल प्रॉफिट इस वजह से कम हुआ था, यानी कि आपने टैक्स कम दिया था। अब 3 साल गुजर गए, आपने पे नहीं किया, हमें अब डाउट हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि क्या एक्सपेंस था भी या नहीं। अगर आप 3 साल तक किसी को पे नहीं करते, इसका मतलब है कि भाई फिर वो शायद एक्सपेंस ही नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स इट वॉज अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटी ऑन एक्रूवल बेसिस। अच्छा, अगर कैश बेसिस पे होता फिर तो मसला ही नहीं था, फिर टैक्स वाला बोलता जब पेमेंट करोगे तब क्लेम कर लेना, जब पेमेंट करोगे तब क्लेम कर लेना। ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 25 है ये एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है या कैश बेस पे रिकॉर्ड हुआ है? ये 25 किस साल से पर्टेन करता है? क्या ये ईयर 1 से पर्टेन करता है या ईयर 2 से पर्टेन करता है? जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पेमेंट कब हुई है, पेमेंट तो आप सही बता रहे हैं, पेमेंट में कोई मसला है ही नहीं, पेमेंट आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, पेमेंट ईयर 1 में हुई है, पेमेंट ईयर 3 में हुई है, मगर मेरा सवाल ये है कि ये पर्टेन किससे करता है, ये है किस साल का एक्सपेंस, ये किस साल से रिलेट करता है, ईयर 1 से रिलेट करता है या ईयर 2 से रिलेट करता है? सवाल देखते हैं, आइए सवाल देखते हैं। एडिशनल मेंटेनेंस एक्सपेंस विल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यार जब कोई चीज स्टार्ट में पे होती है तो उसका मतलब वो उस साल की होती है ना यार। मुझसे आज ही कल मुझे मैसेज आया अपने बैंक की तरफ से कि जी आपके बैंक चार्जेस काट लिए हमने, आपके बैंक चार्जेस काट लिए हमने, इसका मतलब है कि उसने एडवांस में काट लिए पैसे, ऐसा ही है? नहीं ना, स्टार्ट में ही काट लिए उसने, महीने के शुरू में काट लिए, साल के शुरू में काट लिए। 1 जुलाई को काटने की वजह उसने अभी काट लिए पैसे, पहले 1 जुलाई को कटते थे पैसे या 30 जून को कटते थे, अब उसने लेट से कितनी कौन सी 17 जून को ही काट लिए पैसे, बताओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो मुझे बताएं क्या टैक्स वाले इस वर्किंग को मानेंगे या इसको चैलेंज कर देंगे? क्या टैक्स वाले इस वर्किंग को मानेंगे या इसको चैलेंज कर देंगे? जवाब दीजिए। टैक्स वाले इस वर्किंग में दो जगह डाउट क्रिएट करेंगे, वो बोलेंगे भाई आपने इसको 25 रिकॉर्ड किया, ये ईयर 1 से रिलेट नहीं करता, आपने ये 25 रिकॉर्ड किया, ये ईयर 3 से रिलेट नहीं करता, ये चैलेंज हो जाएगा। क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेपरेट वर्किंग बनेगी टैक्स की, छोटी सी। अरे छोटी सी वर्किंग बनेगी, बहुत ज्यादा मुश्किल वर्किंग नहीं बनेगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। 1 2 3 4 5। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 65 का, 90 का, 65 का, 90 का, 90 का। अब मुझे बताएं ऐसा क्या किया जाए? ईयर 1 में क्या हुआ है, ये 25 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? टैक्स वालों की लैंग्वेज में बात की जाए। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर हम बैंक वगैरह को बारे में, आपको पता है कभी आपने ऑडिट वॉडिट किया, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अल्लाह बचाए, मैंने ऊपर भी बोला, पहले भी बोला। आपको पता है बैंक 10 साल का रेंट एडवांस में पे करता है। मैं तीसरी तरीके से लॉजिक दे रहा हूँ, पहले मैंने आपको ये लॉजिक दी कि दुनिया में एक्रूवल बेसिस अलाउ है, फिर मैंने आपको ये रूल याद कराया जो बड़ा कॉमन रूल है। अब मैं आपको तीसरी एक लॉजिक दे रहा हूँ कि अगर आप एक कंपनी जो है वो अगर 10 साल का रेंट एडवांस में पे कर दे, क्या टैक्स वाले उसको 10 साल का एक्सपेंस इकट्ठा अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? आपका दिल क्या कहता है, आपका जहन क्या कहता है, आपकी अक्ल क्या कहती है कि अगर 10 साल का रेंट इकट्ठा पे कर दिया जाए तो क्या टैक्स वाले 10 सालों का इकट्ठा आपको टैक्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जब भी तो डेफर टैक्स वगैरह की चीजें राइज होती हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का अलाउ करेंगे, रेलिवेंट ईयर का अलाउ करेंगे, बाकी आपको कहेंगे जिस साल होगा उस साल आना। तो ये भी इस बात की निशानी है, ये भी इस बात की निशानी है, ये भी इस बात की निशानी है कि कैश बेस पे काम नहीं होता, एक्रूअल बेस पे दुनिया में ज्यादातर काम होता है। टैक्स लेवल पे, टैक्स लेवल पे आप ज्यादातर काम एक्रूवल बेसिस पे करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? 3 दलाइल दे दिए मैंने, एक तो ये याद करा दिया कि टैक्स की बुक्स में ये लिखा होता है, टैक्स की लेक्चर में बताया जाता है। दूसरा मैंने आपको ये 3 साल वाली कहानी जो बहुत लोगों को अच्छी लगती है ये सिखा दी, सॉरी रिकॉल करा दी, सिखाई तो नहीं। और तीसरा मैंने आपको ये बता दिया एडवांस रेंट पे करना, अगर कर्ज भी दिया तो एक साथ नहीं अलाउ होता, तो कैश बेसिस नहीं, एक्रूवल बेसिस।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस साल अगर ऐसा हो गया तो उस साल तो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, 10 साल का रेंट पे करना, रेंट तो बहुत महंगा हो गया आजकल। अच्छा अब जरा सुनना, क्या मैं करूं, ये 25 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, प्रॉफिट की वर्किंग में ये 25 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जवाब दें। ये 25 क्या इस साल से परटेन करता है, आसान लफ्जों में बात करेंगे। नहीं आना चाहिए, एड बैक कर दें। नहीं आना चाहिए था, एड बैक कर दें, जो नहीं आता वो एड बैक हो जाएगा ना, एड बैक मीन्स क्या, हटा देंगे। गलत माइनस हो गया, टैक्स वाले बोलेंगे कोई बात नहीं, इसको एड बैक कर देंगे ताकि ये रिवर्स हो जाए, ताकि ये वापसी हो जाए। ठीक है, मगर ये अगले साल जो एक्सपेंस है। ठीक है, इसी ने ईयर 3 में 25 साल नहीं आना चाहिए, प्लस का साइन भी लगा दिया, मगर कब आना चाहिए, ईयर 4 में आना चाहिए। प्रॉफिट कितना हो गया, अब उस पर टैक्स लगा दें। ब्रैकेट तो ये नहीं लगाऊंगा। क्लियर है बात है। हाँ जी, बात समझ आई आपको। तो टैक्स की सही वर्किंग एरी, यार डेसिमल लिखना नहीं चाह रहा, राउंड कर रहा हूँ। कर सकते हैं, मसला नहीं है। वर्किंग शो हुई है ना, इसलिए टेंशन नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, टैक्सेशन के बाद टैक्सेशन माइनस करने के बाद क्या करते थे, फौरन ये काम करेंगे बगैर टाइम दाया किए। बताओ क्या। नहीं 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 नहीं, कैश फ्लो हिल जाते हैं आशीष। आशीष का पॉइंट वैलिड है, आशीष ने कहा कि हम ये अलग वर्किंग नहीं करते, यही इनकॉर्पोरेट कर लेते, यहाँ इनकॉर्पोरेट करना मसला हो जाएगा, वरना वर्किंग कहीं ना कहीं साइड में तो दिखानी पड़ेगी। चंदा अगर मैं इस कैश फ्लो में कहीं करूंगा तो कैश फ्लो नहीं छेड़ सकता, देखो ये अपनी जगह सही है 25, इस 25 को मैं छेड़ूंगा नहीं। आशीष देखो ये क्लियर कर लो पॉइंट, ये 25 यहाँ पे सही आ रहा है क्योंकि हमें कैश फ्लो की बेस पे काम करना होता है ना, कैश तो ईयर 1 के आखिर में ही गया है, कैश तो ईयर 3 के आखिर में ही गया है, कैश तो ईयर 4 के स्टार्ट में ही गया है जो कि ईयर 3 का आखिर है, कैश तो ईयर 2 के स्टार्ट में ही गया है जो ईयर 1 का आखिर है। तो मैं इसको तो नहीं छेड़ूंगा, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ओके है, ओके। यहाँ ओके की रिपोर्ट है, टैक्सेशन यहाँ पे माइनस की, अब हम फौरन ही क्या करेंगे, सही है। ये यहाँ नहीं छेड़ना, ये अलग से इसीलिए वर्किंग की, कैलकुलेटर पे कर लो तो उसमें तुम्हें मसला हो सकता है। चलो वेट गुड, समझ आ गया, अब इसमें एड बैक करते हैं फॉरन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉरन एड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एड बैक कर। अच्छा अब जल्दी से फाइनल करेंगे। ठीक है अच्छा, मगर इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, अब दो चीजें रह गई हैं, एक वर्किंग कैपिटल रह गया, इसमें बात करता हूँ अभी। वर्किंग कैपिटल में बात करता हूँ, आसान था कॉन्सेप्ट है, फिर एसेट बात करें। ठीक है जी, अगर टैक्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होती देन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी वर्किंग एरिया में। अच्छा अगर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन अलग होती ना, जफर सुन ले, बहुत प्यारा सवाल किया जफर ने। अगर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन अलग होती तो हम जहमत ही ना करते, हम टेंशन ही नहीं लेते, हम टेंशन ही नहीं लेते भाई, हम पता है क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक डेप्रिसिएशन लिखते, कौन सी वाली, टैक्स वाली, अकाउंटिंग वाली को लिफ्ट ही नहीं कराते चंदा।
ले सकते हैं एकदम, मगर कोशिश करें एक ही तरीका फॉलो करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं अलग से वर्किंग करने में तो ठीक है, अलग से वर्किंग नॉर्मली नहीं की जाती, यहाँ पे वो एडवांस का चक्कर था ना तो मैंने कर ली, वरना नॉर्मली हम एक ही वर्किंग बनाते हैं ना, तो इस वजह से। जफर ये बात समझ आ रही है? जफर ये बात समझ आ रही है कि टैक्स डेबिशन और अकाउंट डेबिशन अगर अलग अलग होती तो फिर आपको टैक्स डेबिशन को ही कंसीडर करने, अकाउंट डेबिशन को लिफ्ट भी नहीं कराते। लॉजिक इसकी है ना, अकाउंट डेबिशन की तो कोई हैसियत ही नहीं है हमारे लिए। अकाउंट डेबिशन तो वैसी की हैसियत नहीं है, मगर ये तो सिर्फ हम रिस्पेक्ट इस वजह से दे रहे हैं कि टैक्स की वर्किंग सही हो जाए। एक दोस्त हमें मिला, दोस्त कह रहे यार आप तो बहुत टाइम जाया करते हैं, आपने पहले डेबिशन माइनस की और बाद में डेबिशन ऐड भी कर दी, क्या ये खुला तलाक नहीं? ये सवाल करें दोस्त, तो हमने दोस्त को समझाया, दोस्त अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारी यार ये टैक्स की वर्किंग बिगड़ जाएगी, प्रॉफिट बिगड़ जाएगा, प्रॉफिट गलत आएगा तो टैक्स भी गलत आएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्स, टैक्स की खातिर हमने ये कदम लिया है, टैक्स की खातिर हमने ये कदम लिया, टैक्स नहीं होता तो ऐसा कोई कदम नहीं लिया जाता। आप समझ रही, समझ आ रही? आप ये हटा के देख ले, मैं वो गारंटीड बता रहा हूँ आपका टैक्स चेंज आएगा, आपका टैक्स ज्यादा आएगा। अभी आपका टैक्स थोड़ा कम आया क्योंकि माइनस हुई है एक फिगर, डेप्रिसिएशन के नाम पे एक्सपेंस माइनस हुआ है, बात समझ आ रही है? अच्छा वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे? अच्छा इसको करते हैं, एसेट कितने का लिया था? 9 लाख का लिया था, और स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल आ जाएगी 1.5 अच्छा वर्किंग कैपिटल लास्ट चीज रह गई, फिर हमारा जो है क्या कहते हैं ये सवाल एंड की तरफ बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल, अच्छा जी एक काम करते हैं, एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, इसको नोट करने का मैं टाइम दूंगा। लेट से हम पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, हम सब मिलके, हम जब पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, हमने ना एक सुपर मार्ट लॉन्च कर, और सुपर मार्ट का नाम है BFD सुपर मार्ट, BFD मार्ट के नाम से। शहर के बीचों बीच हमने जो है ना लेट से BFD मार्ट खोल लिया, और उसमें सब हम BFD के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब मेरा सवाल सुनिएगा, अब मेरा सवाल सुनिएगा, सवाल मेरा ये है कि ये जो क्या नाम है BFD मार्ट है, इसमें हमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए। कौन कौन सी? जवाब दें। एक तो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? हाँ एक इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट। क्या क्या फिक्स एसेट चाहिए? मार्ट खोल लें हम, मार्ट खोल लें हम। फिक्स एसेट चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। शेल्फ, कंप्यूटर्स, कैश मशीन, कैमरास, फिक्सचर्स, बिल्कुल सही, ट्रॉलीज, काउंटर, ये सारी चीजें, ठीक है। बिल्डिंग नहीं ले रहे हम, बिल्डिंग इतने पैसे नहीं है हमारे पास, रेंट में जगह ली हमने। और एक तरफ एक और होती है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। देखें एक और काम भी तो करना है, जो पहली इन्वेंट्री आएगी, जो शेल्फ भरने कैसे हैं। अब हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है, लेट से जुम्मे की नमाज के बाद हमने सोचा इनॉग्रेट करेंगे, जुम्मे की नमाज के बाद हमने इनॉग्रेशन करनी है लेट से, ठीक है। और ये शेल्फ है, आज शेल्फ बड़े प्यारे बनेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। ये शेल्फ है, थोड़े से खराब हो गए शेल्फ, बाहर निकले, हाँ। तो ये शेल्फ भरने भी तो हैं, बिल्कुल AC भी लगेगा, सही बात है, गर्मी बहुत है। तो इन शेल्फ को भरने के लिए हमें इन्वेंट्री चाहिए। ये पहली इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? जवाब दें। पहली इन्वेंट्री कहाँ से आएगी भाई? पहली इन्वेंट्री भी जिस तरह शेल्फ हमारे पैसों से आएगा, कंप्यूटर हमारे पैसों से आएगा, कैमरा हमारे पैसों से आएगा, ट्रॉली हमारे पैसों से आएगा, तो जो पहली इन्वेंट्री आएगी वो भी हमारे अपने फंड से आएगी। एग्री करेंगे? लेट से हम कहते हैं यार ये क्या नाम है, फखर की बात कर लेते हैं, फखर हमारा सेशन में है अभी, लेट से भी फखर का नाम ले लेते हैं। लेट से ये फखर अब्बास कहते हैं कि इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के पैसे मैं दूँ, ठीक है फखर, इन्वेंट्री आपकी साइड से, ठीक है ना, इन्वेंट्री के पैसे आप लगा दो यार, बाकी पैसे हम कर लेंगे मिल बांट के अरेंज, ठीक है। अच्छा, अच्छा फखर साहब ने इन्वेंट्री जो है वो अपने पैसे से खरीद ली, और हमने ये शेल्फ भर दिया, माशाल्लाह इनॉग्रेशन हुआ जी, आपने भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया, मैंने भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया, कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं हमने, और भी लोग आ गए, कुछ स्टूडेंट्स आ गए, तो देखते ही ये शेल्फ खाली हो गया। ओ भाई बिल्कुल खाली, पहले दिन ही माशाल्लाह सोल्ड आउट। अब मेरा सवाल ये है कि पहली इन्वेंट्री बेच दी हमने,
पैसे आ गए, क्या फखर को हम पैसे वापस कर दें? फखर ने कहा कि यार वो मेरा स्टॉक था ना, मैंने इसको पैसे लगाए थे, मुझे पैसे वापस तो करो। क्या बिजनेस जो है, क्या हम जो है फखर को पैसे वापस कर देंगे? बोलेंगे हाँ यार फखर तुम्हारे पैसे थे, ये लो यार, बस जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस को दे दो, तुम्हारे पैसे हम वापस करते हैं। हाँ फखर ऐसा करें? फखर पैसे चाहिए वापस? फखर ने तो बोला कि यार पैसे दे दो भाई, मैं तो पैसे लेने आया हूँ। भाई मना कर रहे नहीं। अब हम कहेंगे फखर को नहीं 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 नहीं, फखर मसला ये है कि यार अगर पैसे लोगे ना तो हमें वापस देने पड़ेंगे। क्यों भाई? वजह ये है कि जो पहली इन्वेंट्री बेची है, इसके बाद सुपरमार्ट बंद थोड़ी करना है। अगले दिन कल नए लोग आएंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे, नए रिश्तेदार आएंगे, नए फ्रेंड्स आएंगे हमारी सुपरमार्ट को विजिट करने, तो इन्वेंट्री तो उस दिन भी होनी चाहिए ना। अगले दिन सेकंड डे क्या करेंगे? खाली कर देंगे, बोलेंगे नहीं यार इन्वेंट्री नहीं थी, सॉरी, बाद में रखेंगे इन्वेंट्री। नहीं नहीं नहीं, पहली इन्वेंट्री बेच के दूसरी इन्वेंट्री आएगी, दूसरी इन्वेंट्री बेच के तीसरी इन्वेंट्री आएगी, तीसरी इन्वेंट्री बेच के चौथी इन्वेंट्री आएगी, एंड ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब फखर का क्या हुआ? फखर तो इंतजार में, फखर के पैसे फंस गए। फखर ने कहा यार मुझे थोड़ी फाइनेंस समझना चाहिए था, पैसे आएंगे मैं अपने पैसे लेके घर चले जाऊंगा। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे पैसों से आप दूसरी इन्वेंट्री और फिर दूसरी से तीसरी इन्वेंट्री और तीसरी से चौथी इन्वेंट्री, और ये चलती जा रही है बात। क्या फखर को पैसे वापस मिलेंगे? जवाब दें, यस और नो। जवाब दें, क्या कहते हैं? क्या फखर को पैसे वापस मिल जाएंगे? यस और नो? यस, मिलेंगे 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 मिलेंगे, बिल्कुल। फखर परेशान ना हो, पैसे मिलेंगे आपको। अभी नहीं मिलेंगे, सॉरी, अभी नहीं मिलेंगे, कल भी नहीं मिलेंगे, परसों भी नहीं मिलेंगे, शायद इस साल भी नहीं मिलेंगे, शायद अगले साल भी नहीं मिलेंगे, मगर ये मिलेंगे जब आखिरी साल आएगा, जब आखिरी महीना आएगा, जब हम शट डाउन कर रहे होंगे, तो वो जो इन्वेंट्री आखिरी इन्वेंट्री बेची जाएगी, लास्ट इन्वेंट्री बेची जाएगी। पहले तो पैसे लगा दिए फखर के हमने, मगर लेट से इन्वेंट्री लगा दी फखर ने 10 लाख रुपए की, 1 मिलियन रुपीज की। मगर होगा ये कि जब आखिरी इन्वेंट्री बेची जाएगी, लास्ट इन्वेंट्री बेची जाएगी, तो उसको बेच के, चूंकि हमें कोई और इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, उसको बेच के हमें कोई और साइकिल नहीं चलाना, मेरी बात समझ आ रही है? उसको बेच के हमें कुछ और परचेजिंग नहीं करनी, तो उस लास्ट इन्वेंट्री के पैसों से हम कुछ नया नहीं खरीदेंगे, वो लास्ट इन्वेंट्री के पैसे फखर को वापस हो जाएंगे। ठीक है फखर, बात समझ आई आपको? क्लियर है बाकी लोगों को? क्या मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना पड़ा शुरू में, बट रीपेड एट एंड, आखिरी दिन रीपे हुआ। क्लियर है बात हमें? आज भी क्लियर ले दिस पॉइंट। तो अगर आपको ये बात समझ आई है, अगर आपको ये बात समझ आई है, तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल अगर हमें 40,000 का दिया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। क्या करें? ये सुपरमार्ट वाला ट्रीटमेंट बता देना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आता है क्या? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट की बेहतरीन एग्जांपल इन्वेंट्री है। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, जल्दी बताएं। वर्किंग कैपिटल का क्या किया जाए यार? प्लीज पार्टिसिपेट करें ना आप लोग यार, प्लीज। बिल्कुल हो सकता है, मगर हम एज्यूम करें अभी नॉर्मल केस, आगे जाके इसमें इन्फ्लेशन भी आएगा। एच कासमानी, जो लोगों ने फिगर हेड में इन्वेस्ट किया था उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो तो ओनर बन गए ना, उन्होंने शेयर्स ले लिए। तो जब अब्दुल्ला वो अपने शेयर बेचेंगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है अक्सर, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट ईयर में नहीं, 80 में, जब बिजनेस शुरू होगा तो 80 पे घर से पैसे लेके आए थे फखर साहब, तो हमने माइनस में शो कर दिया। फखर साहब हमारे ओनर है, लेट से वन ऑफ द पार्टनर है, वन ऑफ द डायरेक्टर है, मिसाल के तौर पे वन ऑफ द शेयर होल्डर है, वन ऑफ द प्रोमोटर है। तो जो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया उनको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, उनका शेयर मौजूद है ऑलरेडी, और अगर उनको पैसे वापस करने हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? वो फिर ये करेंगे कि शेयर बेच देंगे भाई, जब जरूरत पड़ेगी। तो 80 पे माइनस कर देंगे, पैसा लग जाएगा, मगर ये पैसे वापस कब मिलेंगे? इन्फ्लेशन वगैरह बाद में, लेकिन आखिरी साल ये पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है आप? चले नोटिंग कर लें जल्दी से। ये कितना हो गया देखें। जी,
220 कैश फ्लो बताते जाएं, अक्सर चेक करें, यही आ रहे हैं आपके। पक्का कंफर्म करें। कैलकुलेटर में ला नहीं सकूं, बल्कि नहीं होगा, कैलकुलेटर होना चाहिए ना बैंक में यार। 220.5 नहीं, पहले साल का सही है क्या? हम्म पहले 188 सही है ना, ठीक है, 220 कर दिया मैंने इसको, आगे चलो आप। फिर वापस 188 आई गेस। ठीक है, थैंक यू आशीष, अक्सा, फखर, थैंक यू। फिर 221, तो 190 ऐड हो जाएगा। 403, ठीक है, थैंक यू। डिस्काउंट फैक्टर क्या है जी? कितने परसेंट है? 7% है, 7% लगा दें। डिवाइड बाई 1.107, 1.07 सॉरी। 7% है ना, 1.07 हो जाएगा ना। 220 है सॉरी, 1.07 स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ, लाइव क्लास में मजा आता है या रिकॉर्डेड में मजा आता है ज्यादा? जो लोग लाइव में उनसे पूछ रहा हूँ। हम्म सीरियस बताएं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ये बोर हो रहे हैं क्या? हम्म लाइव में मजा आता है ना। और एक और फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, ऐसे ईमानदारी से बताएंगे कि अगर लाइव की रिकॉर्डिंग हो वो ज्यादा सही रहती है, या अगर मैं वन साइड रिकॉर्ड करके डालूं वो ज्यादा सही रहेगा? एक सवाल है मेरा। एक होती है लाइव की रिकॉर्डिंग, जैसे अभी ये चल रहा है लाइव, इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, तो मैं जो मैं अपलोड भी करूंगा ऑब्वियसली, मैंने जैसे बताया था फॉर्मेट में। लाइव की रिकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर होगी, या अगर वन साइडेड रिकॉर्डिंग चलती जाए वो ज्यादा इफेक्टिव है? लाइव की रिकॉर्डिंग, है ना। असल में यार, वन साइडेड से नींद आती है लाइव में देखो, लाइव की रिकॉर्डिंग में भी ना बस एक मसला होता है कि आपका नाम नहीं आ रहा होता। जहां पे ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन करानी होती है, वहां पे बस आइए कि आपको फील करना पड़ता है कि आप भी उसका पार्ट हो। मगर एक अच्छी फील आ जाती है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो। ठीक है, तो खैर, 150 लास्ट में क्यों ऐड किया, तासीर बहुत अच्छा सवाल है। 150 क्यों ऐड किया यार? ये देखो स्क्रैप वैल्यू थी ना 150, एसिड बेचेंगे तो हमारे पास 150 आएगा। अब देखो ये फायदा है लाइफ का। मैं अपने दिमाग से पढ़ाऊंगा तो मैं तो 150 पे बात ही नहीं करता, मैं कहता ऑब्वियस है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो लाइफ की इंपॉर्टेंस कितनी है। वो ठीक है, मैं बीच में लाइव नहीं करूंगा एक महीने, मैंने आपको बता दिया, कोई वजह है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मगर मैं वापस आके बिल्कुल वापस लाइव करने में इंटरेस्टेड हूँ। मगर जो रिकॉर्डिंग में मिल रही है आपको, ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि लाइव की मिल रही है, और वो वाला लाइव है जो बड़ा क्वालिटी लाइव हो रहा है। जैसे अभी आप लोग माशाल्लाह, मैंने देखा आज का ऑडियंस काफी बेहतर था, कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए आप लोगों ने। ठीक है ना, तो कभी कभार ऑडियंस बिल्कुल डेड हो जाता है, मतलब ज्यादा सवाल नहीं आ रहे होते हैं, तो जितने सवाल आते हैं मुझे भी बहुत मजा आता है, और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ उससे आगे वाले बच्चों को भी बड़ा फायदा होता है। तो तासीर ये क्लियर हो गया, तो ये 150 मैंने यहाँ से ऐड किया। अच्छा चलो, ये इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ये फाइनल करें फिगर। हाँ, ये लाइव में एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा स्लो लगता होगा जिन लोगों को 2x पे सुनने की आदत है, मगर 2x इज नॉट अ गुड थिंग ना यार। मैं क्यों वो करूँ 2x पे जाऊँ? अच्छा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बीएफडी में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना वो आपको लाइव की मिलेगी। बहुत कोई एक आध लेक्चर कभी हो सकता है मजबूरी में मैंने कभी रिकॉर्ड कर दिया हो, मजबूरी में। ठीक है, नहीं अक्सर रुक जाए आप क्योंकि मैं भी रुक जाऊंगा। अच्छा कितना हो गया ये? 175, 178 कर लें, राउंड कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया फाइनली, काफी दिनों बाद 175 हो गया। 153, 168, 287, 192 आ रहा है। मुझे बताएं A2 का कितना है? A2 175
चंदा ये क्या बता रहे हो मुझे? ये अराउंड 175 है यार, एक मिनट, ये मैं गलत करने लगा हूँ क्या? 188 सही नहीं है क्या? 176 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा पता नहीं, कुछ मैंने गलत टाइप कर दिया। 220 डिवाइड बाई 1.07, 192, हाँ सही है यार ये। मैंने ख्याल से कुछ मैंने रेट गलत ले लिया था। अभी अगर वन साइडेड चल रहा होता तो मैं तो गलत फिगर लेके पता नहीं कहाँ चले जाता, कि मैं तो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना। 153। सही है, सही है, सही है, सही कर लिया मैंने आशीष, थैंक यू, थैंक यू। पकड़, थैंक यू अक्सर, थैंक यू। 153। 168। 287। चले जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड आउट ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड। फाइनेंशियल ग्राउंड मीन ये है, फिर नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड आ जाते हैं, जो एसपीएम बीएफडी एसपीएम जो C5 3 है वहां पे आते हैं। ठीक है जी, नोट कर लेना। 36 37 मसला नहीं है, 36 37 मसला राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है। यहाँ पे किसी का कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले, इसको नोट कर ले प्लीज। जैसे मैंने पहले कहा था, रजिस्टर बहुत तगड़ा होना चाहिए, इसको नोट करें। समझ नजर आ रही है आपको? हम्म, वो बाकी नहीं भी समझ आ रहा, राइट साइड वाला उतना मसला नहीं है, ये नजर आना चाहिए। और अच्छा सवाल था, सरफराज अहमद का, काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए इसमें हमारे, इसको नोट कर ले प्लीज, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ ले। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज से, इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नाजिया आपने बिल्कुल सही कहा। और आगे जाके जब मर्जर एंड एक्विजिशन पे जाएंगे तो वहां पे हमें बैलेंस शीट गिवन हो, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बिल के सवालों में नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता, मगर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जब वहां जाते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवालों में, तो हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, सॉरी, मर्जर एक्विजिशन के सवालों में, तो वहां पे कैश फ्लो में बैलेंस शीट दी होती है, तो फिर हमें इन्वेंट्री का चेंज, रिसीवेबल्स का चेंज, पेबल्स का चेंज सब इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। रिसेंट में भी एक आध दफा ऐसा हुआ है। आप सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ईयर टू ईयर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ सकता है वो। इंशाल्लाह जब वर्किंग उसमें जाएंगे ना जफर, मर्जर इक्वेशन में, तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज गाइड कर दूंगा। बैलेंस शीट दी होगी, मैं से वो बल्कि सबको छोड़ो। आप लोगों ने IS 7 पढ़ा है? आप लोगों ने IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है? पढ़ा होगा ना यार, कभी ना कभी जिंदगी में। तो उसको उसको जब सॉल्व करते हो तो याद नहीं, बैलेंस शीट 2 सालों की दी होती है, तो उस तरह की बैलेंस शीट दी होगी। तो अगर किसी ने IS 7 कभी जिंदगी में एक बार भी सॉल्व किया ना तरीके से, तो उसको वो कॉन्सेप्ट समझने में मसला नहीं होगा। ये मैं अपने BFD में भी कराऊंगा, ये नहीं मैं जान छुड़ा रहा हूँ IS 7 का नाम लेके, नहीं नहीं नहीं, जान नहीं छुड़ाऊंगा। मैंने मुझे बल्कि सवाल के नाम वो भी याद है, विंटर 2005, 2005 और इनफैक्ट 2006 का सवाल है, जिसमें बाकायदा हमें बैलेंस शीट से मदद लेके काम करना पड़ता है। और उसके बाद भी कोई रीसेंट का मैं सवाल मिस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 19 है या 20 है या 21 है, 21 नहीं, आई थिंक 19 या 20 है। तो वहां भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होता अंदर आएगा। तो ये बिल्कुल आप, अच्छा सवाल है, और ये MSA 2 में तो बहुत कॉमन है इस तरह। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल करनी पड़ सकती है, और ये मैं आगे इसका अमली मुजाहिरा भी किया जाएगा जब हम मर्जर इक्वेशन में जाएंगे। और अभी सिर्फ टीजर ये है कि IS 7 वाला ट्रीटमेंट, सिंपल। ठीक है जी, और कोई सवाल है पूछें प्लीज। देखिए ये आपके सवाल ना सेशन की जान है, ये आपके सवाल से आप और स्टूडेंट का भी फायदा होता है जो लाइव में बैठे हैं, और सबसे ज्यादा उन लोगों का फायदा हो जाता है जो रिकॉर्डेड में। बाकी जहाँ तक बात है मेरी तस्वीर क्यों नहीं आती, भाई मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है, पेपर में भी एग्जामिनर की तस्वीर नहीं आती। ठीक है ना, हमें काम करना पड़ता है बगैर देखे। और कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आपके पास मौजूद है जी, नहीं है तो बल्कि मैं पहले लिख दिया था, वापस लिख देता हूँ, कोई क्वेरी वगैरह हो आप इसमें। अच्छा अभी यार थोड़ा सिस्टम चेंज होगा, इसको नोट करें, फिर बात करता हूँ आगे की अप्रोच के बारे में। आगे की अप्रोच थोड़ी चेंज है आज की क्लास के बाद, तो नोट करें, मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी अप्रोच में चेंज आएगा 1 महीने के लिए। अच्छा थोड़ा सा यार सिनेरियो चेंज है इस बार। ये है कि जैसे मैंने पहले लेक्चर लेक्चर में बताया था आपको, पहली इंट्रो क्लास में इस बैच का जो हमारा पहला सेशन हुआ था उसमें मैंने एक बात की थी, और मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आज। लेकिन ये टाइमलाइन है हमारे कोर्स, और मुझे यार वो प्लानर वगैरह भी बात करनी है। आज हम खड़े हैं जून में, जून आप समझो, आज 18 जून हो गई ना, तो समझो अगला जो वीकेंड है 24 25 जून है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पूरा जुलाई है, फिर जुलाई के बाद आपके पास अगस्त है,
सितंबर है। अच्छा 31 अक्टूबर को हमारा कोर्स इंशाल्लाह एंड, इंशाल्लाह। और जिनकी अटेम्प्ट जून 24 या दिसंबर 24 है उनके बाद एक्सेस आगे भी रहेगा। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। जफर, एक्यूमुलेट अकाउंट डेबिट को इग्नोर ना करें, देन वर्किंग वर्किंग एरिया में अकाउंट डेबिट ऐड करें। देखिए लंबा काम हो जाएगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को तो मैं कहूँगा आप रिस्पेक्ट दे ही नहीं, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन से तो हमारा वैसे भी कोई वो नहीं था, डेप्रिसिएशन तो वैसे भी इरेलीवेंट थी। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात आई है, सवाल आया तो मैं इस पर जफर के सवाल पे बात करना चाहूंगा। देखो डेप्रिसिएशन तो हमारी वैसे भी इरेलीवेंट होती है ना, क्योंकि नॉन कैश होती है। अगर आप रिकॉल करो पुराने कॉन्सेप्ट को मेरे, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश होने की वजह से वैसे ही रेलिवेंट ही, मगर हाँ सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन को हमने रिस्पेक्ट दी क्योंकि टैक्स वाले उस पर अलाउ करते हैं। अगर हम अकाउंट डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे तो वो तो 1 रुपए की भी कंसीडर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे डर ये है कि आप टैक्स डेप्रिसिएशन को इग्नोर ना कर दो या कुछ गलत ट्रीटमेंट ना कर दो। तो मैं कहूँगा आप अकाउंट डेप्रिसिएशन से तो दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, इसकी शायद नेक्स्ट लेक्चर में आपको समरी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेक्चर में के दौरान, वरना मैं अलग से शेयर कर दूंगा किताब वगैरह की फॉर्म में। ठीक है ना, तो अकाउंट डेप्रिसिएशन को आप कोशिश करो कि यार ना छेड़ो। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार देखो ये 3 महीने तो इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी जो मैंने आपसे कमेंट किया हुआ है, कि इन 3 मंथ्स में इंशाल्लाह ये 2 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी इंशाल्लाह। कोई मजबूरी हुई तो अलग बात है, वरना 2 लाइव क्लासेस सैटरडे प्लस संडे, और टाइम वही होगा जो अभी हमारा था, यानी कि इंशाल्लाह 11:15 to 1:15 इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें जो है ऑब्वियसली मैं नई अटेम्प्ट कराऊंगा, कुछ नए टॉपिक हो गए, मतलब ये प्रॉपर पढ़ाई होगी, ये Q&A सेशन नहीं है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, क्वेश्चन आंसर तो मैं इंडिविजुअल क्वेरीज के थ्रू कर ही रहा हूँ ना रिस्पॉन्ड आपको अलहमदिल्ला। तो 2 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी और इसके अलावा आपको 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये तो कोई बात अगस्त से लेकर। अब बात कर लेते हैं इधर क्या होगा जुलाई से लेके जून और जुलाई में, जो रिमेनिंग टाइम है जून का, इसमें बीच में बकरीद भी आ रही है। ठीक है, और फिर जुलाई का पूरा महीना, इसमें यार ऐसा है कि 0 लाइव क्लास, इसमें लाइव क्लास नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको 5 to 6 रिकॉर्डेड लेक्चर पर वीक के हिसाब से अपलोड कर दूंगा। ये टू बी अपलोडेड इन एडवांस, और एक शीट दे दूंगा। ठीक है, 1 मिनट यार। तो थोड़ा सा ना प्लान इस साल चेंज हो रहा है, क्योंकि इस दौरान मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। तो मगर लाइव क्लासेस जैसे मैंने आपसे कहा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, इसमें सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी आ जाएगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे टू द मोर प्रिसाइजली, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस। इवन तो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस इसमें ऑलरेडी मौजूद है, जो मैं आपको ये एरिया अपलोड करके जा रहा हूँ, इसमें भी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, मगर मैं मजीद सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, थ्योरी क्वेश्चंस, रीसेंट अटेम्प्ट्स, और अगर टाइम मिला, अगर टाइम मिला तो टेस्ट सोल्यूशन, तो मैंने कुछ टेस्ट लगी है मैं पास में, उनके कुछ सोल्यूशन के मेरे पास लेक्चर्स हैं, ICW वगैरह से मैंने कंटेंट उठाया हुआ है ये टेस्ट के लिए मैंने। तो इसके जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन, मगर ये लास्ट में अगर टाइम पे, ज़्यादा जो फोकस होगा वो रीसेंट अटेम्प्ट पे होगा। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन पे होगा और सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस पे होगा। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस ऑब्वियसली इन दोनों के साथ की जा सकती है, यानी कि इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हम सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कवर हो जाएगा। ठीक है ना, और टेस्ट सोल्यूशन, इनफैक्ट ये तीनों चीज़ें सॉफ्टवेयर पे ही हो रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो कहने का मतलब है कि आप समझें कि ये इतना अच्छा खासा हमारे पास है कि अगर हम लाइव सेशन की बात करें तो 8 लाइव सेशन यहाँ, 8 लाइव सेशन यहाँ, 8 यहाँ, लेकिन 24 बनते हैं। 24 में चलो कुछ हमने 1 2 नहीं ले सके किसी वजह से, 20 15 20 लाइव सेशन तो आपके पास अभी आगे आगे और आ रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। तो और सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है, फिर MSA 2 में मैं सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो वो तजुर्बा भी आपके पास है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो लोग ऑप्शन 2 ले रहे हैं दिसंबर 20, और जो ये बाकी आगे 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 ऑप्शन 3 बन जाएगा, तो खैर ऑप्शन 3 कह रहा हूँ, ऑप्शन 1 बन जाएगा कि खालों में। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं लेक्चर अपलोड करके जाऊंगा, पूरा प्लान देके जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम अगस्त से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इन द मीन वाइल मैं बीच में अवेलेबल रहूंगा इंडिविजुअल क्वेरीज के लिए। कुछ दिन शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ कुछ दिन, मगर वो आपको नोटिफाई हो जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे, है ना। आप इसमें इन दौरान मुझे इंडिविजुअल क्वेरीज पूछेंगे और मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा, इंडिविजुअल क्वेरीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है कोशिश होती है 24 आवर्स मैक्सिमम। वैसे अगर आजकल जैसे लोड कम है, क्वेरी ज़्यादा नहीं आई, तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड हो जाती है। थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ता रहता है, तो 24 आवर्स के अंदर कोशिश होती है रिस्पॉन्ड हो जाए। और पेपर के तो में सिर्फ ये आखिरी जो महीना होता है उसमें चूंकि हर बंदा ही
ऐसा लगता है कि अभी पढ़ने बैठे हैं, अभी पढ़ने बैठे हैं, तो उसमें ठीक ठाक जो है वॉल्यूम हो जाता है, और मैं अकेला बंदा क्वेरीज को खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, किसी असिस्टेंट के थ्रू नहीं कराता यूजुअली। ठीक है, यहाँ पे BFD लेवल पे। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा डिले हो गया, 24-48 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभार, मगर ऑब्वियसली मेरी कोशिश होती है एक एक बंदे को रिस्पॉन्ड करूँ, मैंने पिछली अटेम्प्ट में भी किया है। और इंशाल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं आगे भी इसी तरह जो है वो क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता रहूँ। इवन तो मैंने जैसे आपसे कहा कि क्वेरीज की क्वांटम काफी कम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अच्छे क्वालिटी लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग डालते हैं, तो वो एक बड़ा ब्लेसिंग है। तो आप ये भी एक बता सकते हैं दोस्तों को कि जो फर्क है हमारे लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कि वो ये लाइव की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें स्टूडेंट का जो एस्पेक्ट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाता है। क्योंकि मैं बी का टीचर सॉल्व करूंगा तो मैं शायद बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं करता, मैं डेफिनेशन में भी बात नहीं करता, अकाउंटिंग डायरेक्ट डेफिनेशन में मैं शायद स्क्वायर वैल्यू पे बात नहीं करता, मैं शायद वर्किंग कैपिटल को इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैं शायद अपने लिहाज से अपने लेवल के हिसाब से ले जाता, तो नहीं, मुझे आपके लेवल पे लेके जाना है, आपके लेवल पे सॉल्व कराना है, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ ये सेशन बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, चले तो मेरे यार सेशन यहाँ पे एंड होंगे। अब आपसे मुलाकात मेरी जो है वो अगस्त में होगी लाइव में, इंडिविजुअल के थ्रू हमारा राब्ता बरकरार रहेगा। बाकी कोई क्वेरी होती है, कोई एडमिन से कनेक्ट करना है आपने, वो यहाँ पे मिल जाएगा। बुक हमारी इंशाल्लाह अपडेट होगी, बिल्कुल मेरी कोशिश है बुक आपको जुलाई में मिल जाए, जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो अपडेटेड बुक आप देख लीजिएगा, जिनका पुरानी बुक है टेंशन नहीं लीजिएगा, जो अब अपडेशन होगी मैं आपको अलग से भी जो है अगस्त में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, और इस यकीन के साथ कि पेपर ये निकल सकता है, हमें मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ काम करनी होगी, तो हम कर सकते हैं। ऑप्शन 2 से ऑप्शन 1 पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑप्शन 2 से ऑप्शन 1 पे भी कर सकता हूँ, ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपसे एडमिन को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सर ने अलाउ किया हुआ है जो है शिफ्ट चेंज करना, वो आपको शिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर अपलोड होगा इंशाल्लाह, देखते हैं दोपहर को भी MSA 2 की क्लास है, उसके बाद हम मैं अपलोड कर सकूंगा, मैं अपलोड अब अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलें, आई होप मज़ा आ रहा होगा चीज़ों में, और इंशाल्लाह